मार्का हक के बाद अब भारत की जरूरत नहीं होगी कि वो ये काम दोबारा कर सके। इसी सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। दिफाई तज्जियाकार रियर एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपने इस शो का हिस्सा बनने के लिए। ज़रा ये बताइएगा, पाकिस्तान ने हम देखते हैं जज्बाती नारों के बजाय बड़े मुनज़्ज़म मस्करी हिकमत अमली इख्तियार की और दुश्मन को दिफाई ही नहीं नफ्सियाती तौर पर भी हमने शिकस्त से दो चार किया और उसमें भी बढ़तरी हासिल की। इस तनाजुर में मार्का हक को आप किस तरह देखते हैं? जी बिल्कुल, मुझे आज के तारीखी दिन शो पर इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया और इनफैक्ट पूरी कौम को मुबारकबाद। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमसे कई गुना दुश्मन के मुकाबले हमें फतहयाब किया, सुरखरू किया, कौम के सामने ख्वाज पाकिस्तान को जो सुरखरू किया और पूरी कौम को अक़वाम आलम के सामने सुरखरू किया। ये वो कौम है कि जो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ अच्छी तरह से करना जानती है। तो जैसे अभी बात हो रही थी कि ये कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी है, ये सिर्फ फौजी पता नहीं है, ये सियासी पता है, ये हमारी समाजी एक पता है, ये मुआशी पता है कि डिस्पाइट इतने इकोनॉमिक चैलेंजेस होने के बावजूद जो है वो ज़ाहिर है मुश्किलात हैं। अपना हुर्मुज़ की क्राइसिस की वजह से कीमतें ऊपर जा रही हैं, लेकिन फिर भी आपकी नेशनल डिफेंस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ। जो भी था, जो कुछ बन पड़ा वो हमने इंडिया के जो ऑफेंसिव था उसको ब्लंट किया और उसको उसी के सिक्के में जो है वो जवाब दिया और बहुत ज़्यादा जवाब दे सकते थे, मगर एक रिस्पॉन्सिबल पावर, जो एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, जो कि एक न्यूक्लियर पावर का खासा होना चाहिए, उसके तहत हमने रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, ताकि जो है, क्योंकि जब जंग स्पाइरल आउट होती है, एस्केलेशन जो है वो किसी के हाथ में नहीं रहता और ये बहुत डेंजरस है। आजकल के जो एआई और फेक न्यूज़ और डिसीजन मेकिंग साइकिल्स इतने थोड़े हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो उनकी फ्लाइट जो है वो बिल्कुल मिनट्स और सेकंड्स में है इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। और जैसे इंडिया जो है, जो ब्राह्मोस को कभी वो न्यूक्लियर वॉरहेड उसका वो क्लेम करता था, अभी उसने वो किस तरह इनडिस्क्रिमिनेटली जो है वो उसको कन्वेंशन में यूज़ करने वो आ गया है। तो एक बहुत बड़ा एक इसमें एक कन्फ्यूजन भी जनरेट हो सकती है। तो पाकिस्तान ने बहुत ही एक रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। अगर मैं उसको अब मतलब बीइंग अ नेवल ऑफिसर एक मैरीटाइम सिचुएशन से देखूं, तो उन्होंने बहुत तलंगो-फांद दावे किए कि हम अपनी बहरिया, जो पाकिस्तान की बहरिया से 8-10 गुना बड़ी है, हम आके ब्लॉकेट कर देंगे और कराची को तबाह कर देंगे, गवादर को तबाह कर देंगे। प्रैक्टिकली जो है वो कुछ नहीं कर सके। पाकिस्तान नेवी हमेशा जो है वो अलर्ट थी, ऑफेंसिवली डिप्लॉयड थी, किसी भी मिनट में हम उनका वार जो है वो ब्लंट कर सकते थे। इस वजह से वो आगे ही नहीं बढ़े और प्रेस रिलीज के ज़रिए और टेलीग्राफ यूके में आर्टिकल के ज़रिए वो पोस्टर करते रहे कि जैसे विक्रांत जो है वो 400 मील दूर रह गया। हकीकत में वो सैकड़ों मील दूर थे। और ये जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का उनका एक नज़रिया था ना कि इंडियन ओशन में अब भारतीय बहरिया और भारत ही नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हो, वो मेरे ख्याल में उस नज़रिए को बहरे हिंद में आज दबो दिया गया है। जावेद इकबाल साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, लेकिन ये देख हम एक तारीख है ना इन इल्ज़ामात की जो पाकिस्तान और भारत लगाता है, चाहे वो मुंबई हमले हो, पठानकोट, उड़ी, पुलवामा, फिर पहलगाम। 7 लाख फ़ौज, भारतीय फ़ौज मकबूजा कश्मीर में तैनात है और 7 लाख फ़ौज के होने के बावजूद भी इन्होंने ऐसा एक फेल्ड प्लॉट क्राफ्ट किया कि बाद में शवाहिद भी पेश ना कर पाए। ये क्या सोच रहे थे, क्या समझ रहे थे कि इनको इस दफ़ा जवाब नहीं आएगा और ये हर बार की तरह इस दफ़ा जारियत करके फिर दोबारा से निकल जाएंगे और मोदी मैंडेट हासिल कर लेगा इलेक्शंस में? जी बिल्कुल, ये देखें, ये तो जो आपको पुलवामा के बाद 2019 में जो उन्होंने मिलिट्री एक्शन किया और अब इससे तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ये वो अपने डोमेस्टिक माइलेज गेन करने के लिए ये कार्रवाई करते हैं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं और हम उनको सबक सिखाएंगे और हम दहशतगर्दी को, यानी मतलब सो कॉल्ड वो जो एक पाकिस्तान पे हमेशा से इल्ज़ाम आयद करते आए हैं कि तो क्या मतलब दहशतगर्दी दुनिया का मसला नहीं है? क्या ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मसला रह गया है? इंडिया के अंदर अपनी देखें कि जो नॉर्थ ईस्ट में जो हो रहा है, जो एक उनकी आज़ादी की तरीके हैं जिसको वो भी दहशतगर्दी का नाम देकर उनको कुचल रहे हैं। इंडिया के अंदर एक रेड कॉरिडोर है, पूरा नक्सलाइट्स हैं, तकरीबन 30 से 40% हिस्सा इंडिया का ये लॉलेसनेस है। वहाँ पे जो पुलिस जो है वो नहीं जा सकती, उसके कानवाई पे अटैक हो जाते हैं, पुलिस वालों को अगवा कर लिया जाता है। तो क्या दहशतगर्दी का हल, अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है, तो उसका हल ये है कि मिसाइल मार के सिविलियन औरतों को, बच्चों को, मसाजिद को निशाना बनाया जाए? मतलब ये तो बिल्कुल एक
मुहैयर और नकूल सी एक बात है, एक इलॉजिकल किस्म की बात है, और उसका जवाब तो फिर ऐसा ही आएगा जैसा पाकिस्तान ने दिया, और इससे ज़्यादा बढ़कर आएगा। बल्कि हम तो ये देख रहे आपने थे देखा कि इवन कनाडा में जिस तरीके से रॉ की एक्टिविटी थी वो एक्सपोज की उस वक्त के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने, फिर अमेरिका में भी यही कोशिशें की गई, तो इनके तो अज़ाइम दुनिया भर में सबको पता है कि किस तरीके से वार करते हैं, किस तरीके से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जारी है। फिर अफगानिस्तान के साथ नेक्सस भी इनका साबित हुआ। तो ये अब जो दिफाई हिकमत अमली है, ज़ाहिर है हमने तो बड़े मौसूर अंदाज से इसको हर तरीके से हमने हर फ्रंट पे इसको चैलेंज को हमने किया, देखा हुआ है, और उससे हम नबर्द आज़मा भी हैं। लेकिन आप ये क्या समझते हैं कि अब भारत के क्या अज़ाइम हो सकते हैं इस शिकस्त के बाद? ज़ाहिर है ये कहते थे जी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है, लेकिन हम ये देख रहे हैं इस हज़ीमत के बाद हिम्मत तो नहीं हो रही, लेकिन छुपकर ये फिर भी वार कर सकते हैं। इस पर क्या रोशनी डालिएगा? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक रीसेट हुआ है रीजन में। बैलेंस ऑफ पावर जो है वो दोबारा से रिस्टोर हुआ है। तो इंडिया एक जो जिसको नहीं कहते, एक 10 फीट टॉल एक जियो की सूरत में जो है वो एक रीजनल पुलिसमैन और एक रीजनल आर्बिट्रेटर ऑफ कंट्रीज फ्यूचर एक बन के आ रहा था। तो इट हैज़ बीन कट टू साइज नाउ। तो उसकी वजह से डेफिनेटली, लेकिन ये हमें इस हकीकत को पस नज़र नहीं रखना चाहिए कि इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी भी है, और जो मगरबी ममालिक हैं, अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, रूस तो पहले ही उसका एक काफ़ी बड़ा मुआशी और स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी है। तो वो दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता इंडिया और जो वेस्ट में तड़ाड़ आई है इंडिया और यूएस में, वो भी आहिस्ता आहिस्ता रिपेयर होगी, क्योंकि मईशत जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। लोगों को इंडिया की मार्केट की ज़रूरत है, इंडिया को असला बेचने की ज़रूरत है। तो इसकी वजह से इंडिया जो है वो मुझे नहीं लगता कि कॉम्प्रिहेंसिवली अभी वो पीछे हटेगा इन चीज़ों से। वो दोबारा जो है अपने नज़रियात को फिर दोबारा से प्रमोट करेगा, दोबारा से हमदर्दियाँ हासिल करने की कोशिश करेगा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ज़रिए। पाकिस्तान को जो हम कहते हैं ना कि मार्का हक जो है ये जारी और सारी है, और अभी इसका सिर्फ जो काइनेटिक प्रॉन्ग है वो सब पीछे हटा है। जो उसका सफारती प्रॉन्ग है उस पर हमें बहुत काम करना है। राइटली सर। उसका मुआशी प्रॉन्ग है, हमें मुआशी मजबूत होना है। बिल्कुल, और अगला मार्का हक के बाद अब अगला मार्का मईशत हमारा हदफ है। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। शामिल गुफ्तगू कर लेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन। आपको बहुत शुक्रिया बाबर अलाउद्दीन साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, मार्का हक को आज 1 साल मुकम्मल हो गया, हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। फ्रॉम मार्का हक टू इस्लामाबाद टॉक्स, अल्लाह ताला के फजल से और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान सफारती कामयाबियाँ हों या जंगी कामयाबियाँ हों, पाकिस्तान वो हासिल कर रहा है। क्या कहेंगे आज के मौके पर, क्या जज्बात थे आपके ड्यूरिंग द इंटायर बुनियानो मरसूस एपिसोड? जी जाहिर है मेरे जज्बात भी वही थे और वही होंगे, होने भी चाहिए जो हर मुहिब वतन पाकिस्तानी के जज्बात उस वक्त थे, क्योंकि ये तो तारीखी लम्हात थे। देखें, वो कोई आम दिन नहीं था, वो बल्कि वो आम मौका नहीं था जब पिछले साल इन्हीं दिनों में हमने हिंदुस्तान के खिलाफ एक शानदार कामयाबी हासिल की। और ये कामयाबी पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की भी थी, ये पाकिस्तानी कौम की भी थी। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज को 8, 10 या 7 लाख नहीं है, 25 करोड़ है। हर पाकिस्तानी ऐसे मौके के ऊपर फ़ौज का हिस्सा होता है, अपने आप को वतन का मुजाहिद समझता है। और पिछले साल जिस तरीके से पाकिस्तान के लोग सड़कों पर थे, मतलब डर के वो कुछ सहम के तहखानों में या बंकर्स में नहीं घुसे हुए थे, वो ड्रोन्स को जब पत्थर मारे, दुनिया ने ये मंजर देखे ना, ये दुनिया में कहीं पर भी नहीं होता। अभी आपने हालिया जंग में देखा, ईरान और अमेरिका की इसराइल की जंग में, कि इसराइल के लोग बंकर्स में घुसे हुए थे 6-6 दिन, 10-10 दिन, 40 दिन वो बंकर्स में रहे। तो इसको, इस जज्बे को कोई शिकस्त दे सकता ही नहीं है। ये अनमोल जज्बा है, ये एक ऐसा जज्बा है जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। और जब इस तरह के जज्बे हों, इस तरह की इत्तेहाद हो, यगानगत हो, बहादुरी हो, और उसके फिर अनमिट नकूश रहते हैं, तो वही रीज़न है कि पिछले साल हमने वो शानदार कामयाबी हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह आज 1 साल होने पर उसको पूरी कौम शौक से, फ़ख्र से, जोश वल्वले से मना रही है, और पूरा हक है मनाने का, मनाना चाहिए भी, ताकि दुनिया को पता चले। और आपकी बात बिल्कुल ठीक था कि मैं सुन रहा था कि हमारे यहाँ तो जश्न का समय है और दुश्मन के यहाँ बिल्कुल ऐसे एक मायूसी खुशी है, शोक का आलम है वहाँ पर। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मार्का हक ने ये साबित किया कि हम ना सिर्फ अपनी ज़मीन का, अपने मफादात का बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, बल्कि आलमी सतह पर भी बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं, जो कि इस वक्त सबको, पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है। और तमाम तर हम देख रहे हैं इस वक्त जो कोशिशें हैं अमन के लिए, उसकी दुनिया मोतरफ़ है। आलमी सतह पर जो पाकिस्तान की अब पोजीशन है, इस रीजन की बात करें तो अब नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइज़र के तौर पर पाकिस्तान को जाना जा रहा है।
یہ پوزیشن کتنی مستحکم ہے اور اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، جو کامیابی ہوتی ہے وہ آپ کو طاقت دلاتی ہے۔ جب آپ ملیٹریلی اتنے مضبوط ہیں، اب دنیا میں آپ نے دھاک بٹھائی ہے، اور اس کے بعد آپ کو جو طاقت ملی ہے اس طاقت سے آپ ریلیونٹ ہوتے ہیں۔ آج دنیا میں الحمدللہ پاکستان جتنا ریلیونٹ ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کے آگے تقریر میں انہوں نے امور کا ذکر بھی کیا ہے کہ آج پاکستان کس جگہ پہ کھڑا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع کے اوپر جو قیادت ہے، لیڈرشپ ہے، وہ میٹر کرتی ہے۔ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت اس کو فیلڈ مارشل عاصم منیر جیسی فوجی قیادت میسر ہے اور پرائم منسٹر شہباز شریف جیسی سیاسی قیادت میسر ہے۔ ان دونوں نے مل کے اپنی حکمت عملی سے، یکجائیت سے پاکستان کو جو اس وقت مقام دلایا الحمدللہ، اس کا بھرپور پاکستان فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آج سفارتی سطح پر ہر طرف پاکستان کا نام لیا جاتا ہے۔ پاکستان ایک اتنی خطرناک اور مہلک جنگ کو رکوانے میں کامیاب نہ صرف ہوا، بلکہ اس کے دیرپا امن کے لیے، ایک دیرپا معاہدے کے لیے بھی پاکستان کوشاں ہے، اور اس سلسلے میں بھی ہماری فوجی اور سیاسی قیادت کی جو کوششیں ہیں، دنیا اس کی معترف ہے۔ امریکہ کے صدر اپنے بیانات میں اور کسی چیز میں یکسانیت یا کنٹینیوٹی اگر ہو نہ ہو، کم از کم ہماری لیڈرشپ کی تعریف وہ ہر جگہ کرتے ہیں، اور یہ تعریف کسی کے کہنے پہ نہیں ہوتی۔ ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم ملیٹریلی بھی مضبوط ہیں، ہم سفارتی سطح پر بھی دنیا میں سب سے ریلیونٹ ہیں، اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہمارے کردار کی وجہ سے انشاءاللہ آگے چل کے اب دیکھیں گے بہت جلد اس خطے میں دیر پا امن ہوگا، اور ایک ایسا تنازع جو کہ اتنے عرصے سے جس نے خطے کو، امن کو تاوبالا کیا ہوا تھا، اور یہ ہم اپنے لیے نہیں کر رہے، دنیا کے امن کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ممکن ہے کہ ہم ملیٹریلی اسٹرانگ ہیں، اپنا ڈیفینس کرنا جانتے ہیں، اپنا تحفظ کرنا جانتے ہیں۔ تو جب آپ اپنا تحفظ کرنا آپ جانتے ہوں اور فوجی طور پہ مضبوط ہوں، تو پھر آپ کو کسی کی طرف دیکھنا نہیں پڑتا، پھر دنیا خود بخود آپ کی طرف آتی ہے، کیونکہ آپ ریلیونٹ ہوتے ہیں۔ ریلیونس خواہشات سے یا ڈیزائر کرنے سے نہیں ہوتی، آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ مضبوط ہیں، اور ہم نے الحمدللہ ثابت کیا۔ ایسا سلسلہ شروع ہوا لاسٹ ایئر مئی کے بعد سے ابھی تک رک نہیں رہا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اسی سلسلے کو ہماری اس لیڈرشپ آگے لے کے چلتے ہوئے ابھی پاکستان کا وہ معاشی خوشحالی کا سفر جو ہر پاکستانی کا خواب ہے، وہ بھی انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا۔ یہاں سے آگے انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی کا سفر رواں دواں ہے۔ تھینک یو ویری مچ بابر علاؤالدین صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، اور پاکستان یوں ہی کامیابیاں سمیٹتا رہے گا انشاءاللہ، اور دشمن حسد میں جلتا رہے گا۔